हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के विषय में। फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात विश्व इतिहास का एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही यू कैन से रेलेवेंट टॉपिक है और यह 9th और 10th क्लास के लिए रेलेवेंट है ही, साथ ही साथ ये 11th 12th और आगे जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। इसके साथ ही यह टॉपिक उन सभी विद्यार्थियों और सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, जो किसी भर्ती के लिए या किसी सेवा में जाने के लिए, सरकारी नौकरी में जाने के लिए तैयारी करते हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के विषय में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी और यह क्रांति लंबे समय तक चली और इस क्रांति का पटाक्षेप लुई 16वां की मृत्यु के बाद हुआ। लुई 16वां को मृत्यु दंड दिया गया था, उन्हें फांसी पर लटकाया गया था 1793 में। 1793 में लुई 16वां को फांसी पर लटकाया गया और लुई 16वां की डेथ हुई 1793 में। और उस लुई 16वां की मृत्यु के साथ ही यह क्रांति समाप्त हुई। अब हम जिक्र करेंगे कि लुई 16वां कौन था। लुई 16वां फ्रांस का राजा था जो कि निरंकुश था और वह बुर्बों वंश का था। बुर्बों वंश, बुर्बों एक वंश का नाम है जिसके बहुत सारे युवराज, राजकुमार फ्रांस के राजा बने, फ्रांस के शासक रहे। ठीक उसी तरह से जैसे भारत में, अगर हम भारत के विषय में बात करें तो भारत में भी बहुत से वंशों का शासन रहा है। जैसे मौर्य वंश भारत का एक बहुत ही महान वंश था, बहुत ही बड़ा वंश था, जिसने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हुई थी। ऐसे ही गुप्त वंश आता है, फिर यहाँ मुगल वंश आया। तो ऐसे ही इसी तरह से फ्रांस में भी कई वंशों ने अपना शासन किया और उनमें से बुर्बों वंश एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण वंश था और उस वंश का 16वां लुई था। लुई 16वां का मतलब है कि ये लुई नाम का व्यक्ति 16वां था, 16th। इससे पहले और भी लुई हो चुके थे। तो लुई 16th वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। ही बिलोंग टू ए बुर्बोन डायनेस्टी। तो इसके बाद हम जिक्र करते हैं कि लुई 16वां किस तरह का शासक था। लुई 16वां एक निरंकुश शासक था और वहाँ पर फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जिसको हम एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। मोनार्की या राजतंत्र उस शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं। तो फ्रांस का जो राजतंत्र था वो निरंकुश था, अर्थात राजा के शब्द ही कानून थे, राजा मनमानी करता था, राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। अब हम क्रांति के विषय में बात करते हैं। क्रांति के विषय में हम 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है इसकी बिगिनिंग, दूसरा है ये एक्टिविटीज़, कौन कौन सी गतिविधियां इस क्रांति के दौरान हुई, और तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड या फिर परिस्थितियां
जिनको हम कंडीशंस कहते हैं, या फिर इसके कॉजेस कारण। यानी कि तीनों बातें एक ही उत्तर की तरफ इशारा करती है। जब भी हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जिक्र करते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जरूर जिक्र करेंगे। पृष्ठभूमि या उस समय की क्या परिस्थितियां थीं, कौन सी परिस्थितियों के कारण वहाँ पर जो है फ्रांस की कारण क्रांति हुई, और क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति के। तो तीनों बातें जो है मिली जुली बातें हैं, और तीनों का लगभग एक ही अभिप्राय है। तो आइए हम जिक्र करते हैं फ्रांस की पृष्ठभूमि, अर्थात उस समय की विद्यमान परिस्थितियों के विषय में, या फिर फ्रांस के कारणों के विषय में। तो फ्रांस के कारणों को हम 5 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सामाजिक कारण, नंबर 2 आर्थिक कारण, नंबर 3 राजनीतिक कारण, राजनीतिक परिस्थितियां, चौथा है राजनीतिक दार्शनिकों और चिंतकों की भूमिका, और पांचवा है तात्कालिक कारण। इनको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि सोशल कंडीशंस और सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक कॉजेस। तीसरा है पॉलिटिकल कंडीशंस और पॉलिटिकल कॉजेस। चौथा है रोल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, एंड फिफ्थ वन इज इमीडिएट कॉजेस, अर्थात तात्कालिक परिस्थितियां या कारण। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक कारण के बारे में, या सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। फ्रांस की कैसी सामाजिक परिस्थितियां थीं, और कौन सी सामाजिक परिस्थितियां फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। ये प्रश्न एक नंबर से लेकर के और 10 नंबर तक क्वेश्चन बन जाता है। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। अगर वो सिर्फ सामाजिक कारण पूछता है तो सामाजिक कारण 2 या 3 नंबर का आता है। ऐसे आर्थिक कारण भी उसी तरह से है, और राजनीतिक कारण भी। लेकिन वो अगर वो सभी परिस्थितियों के बारे में आपसे पूछ रहे हैं एग्जामिनर, या जो आपका जो है परीक्षा ले रहे हैं, तो फिर यह प्रश्न बड़ा प्रश्न बन जाता है, और इसके अंक जो है ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सामाजिक कारणों के विषय में। सामाजिक कारण का मतलब है कि वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक हालात कैसी थी, समाज कैसा था। तो समाज विभाजित था, बिखरा हुआ था, डिविजन्स थे समाज के अंदर, ऊंच नीच का भेदभाव था, ऊंच नीच का भाव था, भेदभाव होता था, असमानता थी, गैर बराबरी थी, समानता नहीं थी, और सामंतवादी समाज था। अब ये कैसे निर्धारित होता है, या कैसे तय होता है कि वो एक विभाजित समाज था। इसकी पड़ताल या इसकी जांच हम इस तरह से कर सकते हैं कि समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। 3 वर्ग थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो थे, फर्स्ट स्टेट में आपका नोबिलिटी थी, या फिर कुलीन वर्ग, जिसके अंदर राजा, राजा का परिवार और सब उसके रिश्तेदार शामिल थे। सेकेंड स्टेट में चर्च था, और थर्ड स्टेट में वहाँ पर जो आम लोग थे, आम जनता थी, जिसमें किसान, मजदूर और जितने भी व्यवसाय करने वाले विभिन्न तरह के व्यावसायिक लोग, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, जैसे टीचर्स थे, लॉयर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, और ट्रेडर्स थे, वगैरह वगैरह। तो इनमें जो ऊंच नीच का भेदभाव था, यानी कि जो पहले 2 वर्ग थे वो तीसरे वर्ग को अपने से निम्न मानते थे, अपने से नीचा मानते थे, और अपने को सुपीरियर मानते थे, अपने को श्रेष्ठ मानते थे, और इनके साथ मेलजोल नहीं करते थे। तो इस तरह से समाज विभाजित था।
इस विभाजित समाज ने भी थर्ड स्टेट के लोगों के साथ जो मनमानी होती थी या भेदभाव होता था या उनके साथ गैर बराबरी का जो सलूक होता था, इससे थर्ड स्टेट के लोगों में नाराजगी और कहीं ना कहीं गुस्सा पनप रहा था। सामंतवादी समाज था या सामंती समाज था। ये सामंती समाज जो कि पूरी तरह से शोषण पर आधारित था, ये राजा और प्रजा के बीच में एक कड़ी थे जो जनता से टैक्स वसूलते थे, कर लेते थे और लोगों का शोषण करते थे। इसी तरह से दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस में हम जिक्र करेंगे कि वहां पर आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। क्रांति से पहले या क्रांति के दौरान जब क्रांति शुरू हुई तो उस समय की आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी? तो आर्थिक परिस्थितियां उस समय बहुत ही दयनीय थी। इकोनॉमिक कंडीशंस वर वेरी मिजरेबल, वर वेरी पुअर। लोग जो है भुखमरी, निर्धनता का जीवन जी रहे थे। लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि खाने के लाले पड़ रहे थे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, करों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। देयर वॉज इंक्रीज इन द टैक्सेस। और लोगों को दो तरह के कर मुख्य रूप से देने पड़ते थे। पहला कर था टाइल और दूसरा था टाइथ। जो टाइल था, ये जो है टाइल वाला जो कर था, ये राज्य को जाता था, स्टेट को जाता था। और जो टाइथ था, ये चर्च को जाता था, इसे चर्च वसूल करता था। मतलब कुछ दो तरह के कर थे, एक राजा के पास जाते थे और दूसरा चर्च के पास जाते। धार्मिक कर था ये, इट वॉज रिलीजियस टैक्स यू कैन से, जिससे चर्च के खर्चे, चर्च के मैनेजमेंट सब कुछ चलता था। तो लोगों को दोहरी कर व्यवस्था की चक्की में पीसा जा रहा था और लोग बहुत परेशान थे, लोग बहुत दुखी थे। इसी तरह से लोगों का भारी शोषण होता था। किसान मजदूर परेशान थे। इसके साथ ही पहले जो दो वर्ग थे उनके पास विशेष अधिकार थे, और विशेष अधिकार क्या थे कि उन्हें करों से छूट थी। कर देने से, करों का भुगतान करने से मुक्ति थी उनके पास। उन्हें भुगतान करने की छूट थी कि वो कर भुगतान ना करें। हालांकि वो वेलबींग थे, अच्छे थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी, मजबूत थे, कर दे सकते थे। लेकिन राजा को उनका प्रश्रय था, राजा को उनका आश्रय था, और राजा के आश्रय होने की वजह से वह लोग कर देने से उन्हें छूट प्राप्त थी कि उन्हें जरूरत नहीं है कोई भी कर देने की। वहीं जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, इन्हें बहुत ज्यादा इन्हें बहुत ज्यादा नहीं, लगभग सभी कर इन्हीं को देने पड़ते थे। सभी कर तृतीय वर्ग के लोगों को ही देने पड़ते, जिसमें किसान और मजदूर शामिल थे। ये इस तरह की आर्थिक कंडीशन थी। भ्रष्टाचार चरम पर था। भ्रष्टाचार का मतलब है कि वहां का जो प्रशासन था वो भ्रष्ट था, वो लोगों से रिश्वत वसूल करते थे। तो इस तरह से इन आर्थिक स्थितियों के कारण वहां का जो खजाना था, शाही खजाना, वो भी खाली था। और शाही खजाना खाली होने का कारण जो था वो था लुई सोलवा का लुई सोलवा लुई सोलवा का अधिक खर्चीला होना, एक्स्ट्रावेगेंट। वो बहुत ज्यादा खर्च करता था, अनाप शनाप खर्च करता था, राजशाही जीवन जीता था, राजा तो था ही वो। और उसे पैसे उड़ाने में बहुत जो है मजा आता था, एक तरह से हम कह सकते हैं। इसके साथ ही यह वह समय था और जब फ्रांस कई युद्धों से गुजर चुका था। फ्रांस ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे
और इसके साथ ही इसने अपने कुछ पड़ोसी, कुछ दूसरे देशों की मदद भी की थी, जिससे खजाना खाली हो गया था। खजाना खाली होने की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी, बहुत ही खराब थी। तो इस खराब आर्थिक स्थिति ने भी लोगों में सरकार का मतलब वहाँ राजा के प्रति एक तरह से नाराजगी को बढ़ाया, और वो कहीं ना कहीं अवसर की तलाश में थे कि कैसे हम इस शासन से, कैसे इस राजा से, इस निरंकुश शासन से कैसे मुक्ति पाएं। अगला जो कारण था वो था राजनीतिक कारण या राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक तौर पर फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित था। निरंकुश राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें राजा मनमानी करता है, जिसमें राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता और राजा के शब्द ही कानून होते हैं। लुई 16वां ने अक्सर कहा करता था कि मैं ही फ्रांस हूं और मेरे शब्द ही कानून है। आई एम द फ्रांस एंड माई वर्ड्स आर द लॉ। इस तरह की सोच लुई 16वां की थी, और जो स्पष्ट करता है कि वह एक निरंकुश शासक था। उसके ऊपर किसी तरह कोई कह सकते हैं कि अंकुश नहीं था, कोई पाबंदी या कोई सीमा नहीं थी, और असीमित शक्तियों का वो मालिक था, जिसके कारण वह लोगों पर अत्याचार भी करता था और लोग उसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। अगर लोग विरोध करते थे तो उन्हें कड़े दंड दिए जाते थे। इसके साथ ही वहां पर स्वतंत्रता और अधिकारों का अभाव था। ठीक है, स्वतंत्रता और अधिकारों का अभाव। फ्रांस में स्वतंत्रता नाम की कोई भी कल्पना हम नहीं कर सकते थे, ना ही अधिकारों की कल्पना। अधिकार थे तो वह सिर्फ कुछ लोगों के तक सीमित थे, और अधिकार नहीं, उन्हें तो हम कह सकते हैं कि उनके पास तो विशेष अधिकार थे। अधिकार सामान्य नहीं थे, अधिकार कॉमन नहीं थे, अधिकार सबके लिए नहीं थे, अधिकार कुछ लोगों के लिए थे। ठीक है, तो ये जो कुछ लोग कौन थे? दो वर्गों के लोग, प्रथम वर्ग और तृतीय वर्ग। द्वितीय वर्ग, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट हैड राइट्स ओनली, और राइट्स नहीं, दे हैड प्रिविलेजेस। उनके पास प्रिविलेजेस थे, उनके पास विशेष अधिकार थे। जैसे विशेष अधिकार, करना देने का अधिकार एक विशेष अधिकार ही था। कर देने से इन्हें छूट थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता और अधिकारों का फ्रांस में अभाव था। जो आम जनता थी उनके, वो ना तो स्वतंत्र थी और ना ही उनके पास कोई अधिकार थे। अपनी बात को कहने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। उनके पास अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही विशेष अधिकार और थे वहां पर, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोगों के पास अधिकार थे, कुछ के पास विशेष अधिकार। क्या होता है विशेष अधिकार? का अर्थ है कि ऐसे अधिकार जो कुछ लोगों तक सीमित होते हैं, वह सामान्य जन या आम जन को नहीं दिए जाते, उन्हें हम विशेष अधिकार कहते हैं। भ्रष्टाचार वहां था। भ्रष्टाचार का कारण था पदों की नीलामी। पदों को लुई 16वां ने नीलाम कर दिया था कि जो इन पदों के लिए ज्यादा राशि देगा, जो इन पदों के लिए ज्यादा पैसे की बोली लगाएगा, उसको वो पद दे दिया जाएगा। अर्थात पद का जो क्राइटेरिया था या चयन, पद पर नियुक्ति या पद का पर चयन का जो क्राइटेरिया या जो पैमाना था, वो यहाँ पर क्या था? धन था, मेरिट नहीं थी, योग्यता नहीं थी। तो योग्यता विहीन नियुक्ति प्रणाली थी, और इस योग्यता विहीन नियुक्ति प्रणाली की वजह से भ्रष्ट लोग शासन में आ जाते थे, प्रशासन में आ जाते थे, और फिर वो भ्रष्टाचार करते थे। जब वो पैसे दे करके उसने पद खरीदा है, तो जाहिर सी बात है वह भी लोगों को खूब लूटेगा और खूब लोगों से पैसा लेगा, रिश्वत लेगा, तभी वो काम करेगा। तो भ्रष्टाचार चरम पर था। इससे भी लोग बड़े परेशान थे, आजीज आ चुके थे, तंग आ चुके थे, और वो कहीं ना कहीं शासन से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके अलावा जो स्टेट जनरल थी, उसमें भेदभाव था। स्टेट जनरल का मतलब है कि वहाँ की जो विधायिका, विधान पालिका, व्यवस्थापिका जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर,
कि वहां पर एक कानून बनाने की संस्था थी जिसको हम स्टेट जनरल कहते हैं। और इस स्टेट जनरल में भेदभाव था। भेदभाव का मतलब ये है कि वहां पर जो ये प्रथम और द्वितीय यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो है उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी। वो बैठकर अपने विचार रखते, चर्चा करते थे, जबकि थर्ड स्टेट के लोग वहां पर खड़े रहते थे। इस तरह का भेदभावपूर्ण राजनीतिक माहौल था। और इस भेदभावपूर्ण और असमानता से भरे हुए राजनीतिक माहौल को जनता मुक्ति पाना चाहती थी और उसे खत्म करना चाहती थी। लेकिन जनता अवसर की तलाश में थी। ये अवसर जनता को प्राप्त हुआ राजनीतिक दार्शनिकों और चिंतकों की सहायता से। तो चौथा जो हम कारण डिस्कस करेंगे वह है राजनीतिक दार्शनिकों अथवा चिंतकों की भूमिका। ठीक है, ये चिंतक है, चिंतकों की भूमिका। राजनीतिक दार्शनिकों और चिंतकों की भूमिका, रोल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। किसी भी देश में दार्शनिक और चिंतक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उस जनता के समाज जनता को झकझोरने में, जनता को जागरूक बनाने में। हमारे यहाँ भी बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे चिंतक समय समय पर हुए हैं। आधुनिक चिंतकों की बात करें तो उसमें दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतक हुए हैं। उसके अलावा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी इत्यादि। तो ऐसे ही फ्रांस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण, सिर्फ फ्रांस के ही नहीं बल्कि विश्व के महत्वपूर्ण दार्शनिक पैदा हुए। और जिनमें नंबर जो आता है आगे वो आता है वॉल्टेयर का। वॉल्टेयर, जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू। तो ये जो दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों ने वहां पर बौद्धिक चिंतन शुरू किया। लोगों को साइकोलॉजिकली, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से क्रांति के लिए तैयार किया। और उन्होंने बताया कि जो सिस्टम, जो प्रणाली या सरकार या शासन जो काम कर रहा है ये अमानवीय है, इनह्यूमनिक है। और इस इनह्यूमन सिस्टम को हमें खत्म करना है, हटाना है। और यहाँ पर एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी है जो जनता के कल्याण पर आधारित होगी, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी, जो जनता की सहमति से शासन चलाएगी। ऐसी हमें प्रणाली विकसित करनी है। ये चिंतकों ने लोगों को सपने दिखाए, लोगों को स्वप्न दिखाए। तो आइए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि इनका मुख्य योगदान क्या था। जॉन लॉक की अगर हम बात करें तो जॉन लॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फिलोसोफर था। और उसने देवीय अधिकारों की आलोचना की। उस समय क्या था कि उस समय राजा के देवीय अधिकारों का सिद्धांत मौजूद था। और उस देवीय अधिकारों का अर्थ ये था कि राजा के पास जो अधिकार हैं वो देवताओं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। अर्थात राजा ईश्वर तुल्य है और वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये कोटेशन एक लाइन आती है। और उस लाइन का इस सिद्धांत के अनुसार ही, देवीय अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार ही, किंग इज द मार्च ऑफ अर्थ, किंग इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। और इसलिए राजा एक तरह से स्वयं ईश्वर है। और जिस तरह से हम ईश्वर की अवहेलना नहीं कर सकते, ईश्वर की हम आलोचना नहीं कर सकते, ईश्वर की निंदा नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से हम राजा की भी आलोचना नहीं कर सकते, उसकी निंदा नहीं कर सकते और उसका विरोध नहीं कर सकते। इस सिद्धांत पर आधारित, दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित राजतंत्र चलता था, जिसमें विरोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, विरोध के लिए कोई स्थान नहीं था। तो जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, राजा कोई दैवीय शक्ति नहीं है। राजा को अधिकार जनता ने दिए हैं, राजा को अधिकार ईश्वर ने नहीं दिए। और राजा यदि जनता की सेवा नहीं कर सकता, जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकता, जनता के, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने राजा के देवीय अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना की, उस पर कड़ा हमला किया और लोगों को जागरूक किया।
दूसरा महत्वपूर्ण चिंतक था रूसो। रूसो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही उसने अपने सभी राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम सामाजिक समझौता के नाम से भी जानते हैं, और उनकी किताब को सामाजिक समझौता नाम किताब भी हम कहते हैं। तो उस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता पर बल दिया, और रूसो ने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंस, अर्थात मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु है हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका मतलब यह था कि वह उन बंदिशों, जो बेकार की बंदिशें थीं, उन बंदिशों को समाप्त करना चाहता था, और स्वतंत्रता का एक तरह से वह समर्थक था, और उसने स्वतंत्रता का समर्थन किया। और फ्रांस में स्वतंत्रता थी ही नहीं, फ्रांस में ना अधिकार थे न स्वतंत्रता थी, और लोगों को का जीवन जो है वो एक घुटन भरे माहौल में व्यतीत होता था। रूसो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि शासन को जन सहमति के अनुसार चलाया जाना चाहिए। अब जहाँ पर निरंकुश राजतंत्र होता है वहाँ पर जन सहमति की तो कोई बात ही नहीं है। जन सहमति का अर्थ है कि जनता की सहमति से शासन चलाया जाना चाहिए, कि जनता क्या चाहती है उसके अनुसार सरकार चलाई जाए, उसके अनुसार शासन चलाया जाए, ना कि राजा की मर्जी से। तो इसी तरह से तीसरे महत्वपूर्ण विचारक थे, चिंतक थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध रचना है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू संवैधानिक सरकार की वकालत करता है, अर्थात वह एक असीमित सरकार के स्थान पर एक सीमित सरकार चाहता है। सीमित सरकार का मतलब है कि ऐसी सरकार जो सीमाओं में बंधी हो, जिसके ऊपर अंकुश हो, जो निरंकुश ना हो, और जो विधि के अनुसार कानून जो विधि के अनुसार कार्य करे, अर्थात जो कानून के अनुसार कार्य करे। तो इस तरह की सरकार की रचना मॉन्टेस्क्यू चाहता था, और ये विचार, ये सिद्धांत लोगों को मॉन्टेस्क्यू ने बताए, और लोगों के मन मस्तिष्क पर इन विचारों की गहरी छाप पड़ती चली गई, और उनका मन उस निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति पाने के लिए अब तैयार होने लगा। मॉन्टेस्क्यू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा जो विचार था वह था कानून की सर्वोच्चता। उसने कहा कि व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होना चाहिए, कानून सर्वोच्च होना चाहिए, और शासन कानून के मुताबिक होना चाहिए, मनमानी से शासन नहीं चलाया जाना चाहिए। तो इन विचारों ने फ्रांस की जनता के मन को अंदर तक झकझोरा, उन्हें कुरेदा और क्रांति करने के लिए तैयार किया। चौथा महत्वपूर्ण विचारक था वोल्टेयर, या वोल्टेयर कहते हैं। वोल्टेयर सुधारवादी था, और वह रिफॉर्म्स पर जोर दे रहा था। उसने सामाजिक बुराइयों का खंडन किया। जितनी भी सामाजिक बुराइयां, प्रचलित सामाजिक बुराइयां जो फ्रांस के समाज में थी, उन पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने चर्च की निरंकुशता, चर्च की दादागिरी, या चर्च के द्वारा जो धार्मिक आडंबर या पाखंडवाद जो किया जाता था उस पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया, और चर्च की आलोचना की, चर्च की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने अंधविश्वास की भी निंदा की, और लोगों को जगाया, जागरूक किया कि ये चर्च, ये आपके शोषण के आधार पर, आपके द्वारा आपका जो शोषण हो रहा है उसके आधार पर ये चर्च फल फूल रहा है। इस चर्च की बातों को सुनना बंद करो। ऐसा नहीं है कि वोल्टेयर ईश्वरवादी नहीं था। उसने कहा कि आई बिलीव इन गॉड, मैं चर्च में गॉड में बिलीव करता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन चर्च की दादागिरी को नहीं मानता। चर्च की जो जो एक तरह से जो पाखंड है, चर्च का जो ढोंग है, उसका मैं समर्थन नहीं करता। तो इस तरह से वोल्टेयर ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक संरचना, बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक आधार प्रदान किया, और वहाँ पर क्रांति के बीज रोपे। इसके अतिरिक्त अब जो पांचवा बिंदु बचता है वह है कि तात्कालिक कारण क्या थे। ठीक है, उस वक्त तात्कालिक परिस्थितियां कैसी थी। तो तात्कालिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि फ्रांस में आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी।
1788 में वहाँ पर एक भयंकर अकाल पड़ा था, भीषण अकाल, जिसकी वजह से भूखमरी फैल गई थी। भूखमरी का आलम था, और आलम ये था, स्थिति यह थी कि लोगों को एक पाव रोटी, यानी कि जो एक डबल रोटी है, उसे प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। यह स्थिति थी। लोग भूख से मर रहे थे, भूख से तिलमिला रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने बास्तील के किले के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। बास्तील का किला, इसके ऊपर उन्होंने 14 जुलाई को हमला किया। 14 जुलाई को हमला कर दिया, और 14 जुलाई पर हमला कर दिया, यानी 14 जुलाई 1789, और उसी दिन से फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। इस फ्रांस की क्रांति के दौरान राजतंत्र के जितने भी निशान थे, उन निशानों को मिटाया गया, राजतंत्र को खत्म कर किया गया। राजा राजशाही या राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा की जो उसका परिवार था, उसे भी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो राजा के जो सैनिक थे, वफादार सैनिक थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और वहाँ पर फिर से एक नई सरकार की स्थापना हुई। वहाँ पर एक नया शासन व्यवस्था स्थापित हुई, और उस शासन व्यवस्था को लीड किया और रॉबेस्पियर ने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लास में। बस इतना ही अभी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, और आप इन वीडियो से कुछ मदद या सहायता या लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।